वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। बात हो रही है आज डेंगू फ़ीवर के हवाले से और कोशिश ये कर रहे हैं कि डेंगू फ़ीवर पहली बात तो हो नहीं, दूसरी बात अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो भी जाए तो जो कि इससे जो खौफ रास है उसको हम दूर करें और उसका सही इलाज जो है वो आपको ज़रूर बताएं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि डेंगू फ़ीवर की जो कॉम्प्लिकेशन है, जो कि डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से तो आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, 5000 तक भी तो आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर दें, लेकिन हमारे यहाँ इसरार ज़्यादा होता है कि आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर दें। वैसे बताइए कि किस कंडीशन पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए जो कंडीशन है कि ब्लीडिंग जो है ना, माउथ के ज़रिए प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, सिर्फ गम से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, उसको हम ब्लीडिंग इस लिहाज से नहीं कहते कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, या पखाने के ज़रिए या ख़वातीन में जो है वो मेंसेस के हवाले से अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, या जिस्म के किसी भी और जगह पर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साइंस इस तरह से नमूदार होते हैं कि सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर जो है ना हो जाता है। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो डेंगू हेमरेजिक फीवर है, और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादा कॉमन है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो शॉक सिंड्रोम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है, जिसमें फेफड़ों में पानी भी आ जाता है, बाज़ दफ़ा पेट में पानी भी आ जाता है, और टिश्यूज़ में स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये वैसे कितने, तो ये बताएं किसकी परसेंटेज क्या है वैसे इस कॉम्प्लिकेशन की? जो है कॉम्प्लिकेशंस की परसेंटेज लेस देन 1% है, कम है, बिल्कुल बहुत कम। अच्छा, अब इससे बचें कैसे? इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कुछ केसेस में तो मतलब ये है कि तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और उससे बचने के लिए ये है कि जैसे सीबीसी हम करते हैं ना, तो सीबीसी के ज़रिए हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि अगर उनका हीमोग्लोबिन अचानक से बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये शॉक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्लड जो है ना, उसका जो लिक्विड कंपोनेंट जो है ना वो बाहर निकल गया, वो कंसंट्रेट हो रहा है ब्लड वेसल से। जी, ओके। तो उस वक्त जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन करना होता है कि उनके बॉडी फ्लूइड्स को आप इस तरह से रिप्लेस करते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ नॉर्मल ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं, जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देती है, ठीक है। इसलिए इसका प्रॉपर सेंटर में हाई मोलिकुलर वेट के जो डेक्स्ट्रॉन्स होते हैं वो लगाते हैं, ताकि जो फ्लूइड बाहर गया है टिश्यूज़ में वो वापस आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो एक तो हीमो कंसंट्रेशन होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये दो ऐसी अलामत हैं कि जिसके के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शख्स जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा रहा है। हेमरेज की अलामत जो है वो ब्लीडिंग का ज़ाहिर होना है, उस सूरत में फ्रेश ब्लड और प्लेटलेट्स जो है वो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में आती है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ थ्योरीज़ हैं जो कुछ साइंटिफिक हैं या नहीं है, कि एक आदमी को जिसको पहले डेंगू फीवर हो चुका है, तो कुछ लोग ही कहते हैं या कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि जब उनको अगर दूसरी अटैक होगा तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात है कि आमतौर पर होता है क्योंकि डेंगू के वायरसेस के 4 अक़साम हैं, तो जिस किस्म से आपको एक दफ़ा इन्फेक्शन हुआ है वो दोबारा ज़िंदगी भर आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकती, और अगर जो दूसरी अक़साम भी है ना, वो शुरू में तकरीबन 5 से 6 महीने तक तो वो इन्फेक्ट नहीं करती, लेकिन दूसरे साल जो है वो अगर दूसरा वायरस का स्ट्रेन आ जाता है उस शहर में, उस जगह पे, और वो इन्फेक्ट करता है, तो कॉम्प्लिकेशंस निस्बतन ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो निस्बतन ज़्यादा होने के बाद भी 2 से 3% तक ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता वो। ओके। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ डेंगू वायरस की टाइप देखने के टेस्ट बहुत कम अवेलेबल हैं, तो सिर्फ हुकूमत के ही मराकज़ हैं जिनमें कि उन्होंने PCR का सेटअप किया हुआ है, उसके ज़रिए जो है वो इसकी तशख़ीस की जा सकती है कि आजकल कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में तकरीबन 3 डिफरेंट वायरसेस जो है ना सर्कुलेट कर रहे हैं, और इसलिए हमारे यहाँ एपिडेमिक्स जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती हैं। अब ये बताइए, जब ख़तरनाक हो सकती हैं तो इस वक्त अब मैं चाहूँगा कि मनहसल कौम, पहली बात हम सब की एज़ ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज़ अ मुसलमान, जो कहते हैं कि हमारे मज़हब में तो सफाई निस्फ़ ईमान है, बिल्कुल, तो वो अलग बात है कि हमें सफाई खुद नज़र नहीं आती, हम अपने घर को साफ़ कर लेते हैं, बाहर कचरा फेंक देते हैं। हम सब की अपनी क्या ज़िम्मेदारी है, हम लोग क्या करें इंडिविजुअल लेवल पे, और हमारे जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारे हैं या जो प्रोविंशियल हेल्थ गवर्नमेंट्स हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करें? सवाल
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, हर किस्म के मॉस्किटो को, डेंगू का ही नहीं। तो अपने घर के अंदर और अतराफ़ में और अपने पार्क में, अपने लॉन में, घर के जो जो जगह हैं जहाँ पर मच्छरों की ब्रीडिंग हो सकती है उनको कवर करें, उनको कंट्रोल करें। और अगर उसमें पानी रखना है तो पानी को रोज़ाना तब्दील करें। किसी जगह पर पानी का कोई कंटेनर है तो उसको कवर्ड करके रखें, उसको खुला ना छोड़ें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता है बच्चों को जैसे सुबह के वक्त स्कूल भेजा जाता है, तैयार किया जाता है, तो उनकी बॉडी के एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर जो है ना कड़वा तेल लगा दें या मॉस्किटो रिपेलेंट कोई भी लगा दें। मॉस्किटो रिपेलेंट इफेक्टिव होते हैं? जी, कुछ काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और कितनी देर इनका असर रहता है? आमतौर पर 6 से 8 घंटे रहता है उसका इफेक्ट। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जितनी भी गंदगी की जगहें हैं उनको सबको दूर करें, ख़त्म करें, उनको एबॉलिश करें। ये इंडिविजुअल लेवल पर हमारी जिम्मेदारी है। किसी को अगर खुदा न खास्ता सस्पेक्ट होता है, बुखार है और डेंगू हो सकता है, तो फ़ौरन गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों को उसको जो इन्फॉर्म करना है करें। डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर उसका इलाज करवाएं, ना कि जो है वो वैसे ही जो है ना अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि उसकी तशखीस हो जाए और प्रॉपर इलाज हो जाए। ये तो इंडिविजुअल्स की ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हम कलेक्टिवली अपने मोहल्ले में देखें कि कहाँ पानी ठहर रहा है, गंदा पानी हो चाहे साफ़ पानी हो, उसको सफाई का इंतज़ाम करें और गंदगी को, ढेरों को ख़त्म करने की कोशिश करें। और जहाँ ख़त्म नहीं कर सकते वहाँ उनके ऊपर इस किस्म की अद्वियात जो है ना स्प्रे कर दी जाए, ताकि वहाँ पर मच्छर कम से कम जो है ना मच्छर और मक्खियाँ ख़त्म हो जाएँ। जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटीज़ का ताल्लुक़ है और गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जब मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए मेजर्स ले तो एक तो आवाम को बताए, ताकि आवाम घरों में भी अपने उसी वक्त मॉस्किटो को कंट्रोल करें जिस वक्त गलियों में ये लोग स्प्रे कर रहे हों, ताकि गलियों के मच्छर जो है ना घरों में ना जाए। ठीक है। तो उस वक्त क्या करें? दोनों तरफ से स्प्रे घर के बाहर हो रहा हो तो आप घर के अंदर भी कर दें, ताकि मच्छर जो है वो जो बाहर से अंदर आए हैं वो भी मर जाए। ठीक है। इस तरह से कलेक्टिवली करें। दूसरा ये है कि जहाँ भी सस्पेक्टेड केस हो उसके ऊपर फ़ौरन इस बात का इंतज़ार ना करें कि वो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी कि ये डेंगू है तब जाकर हम एक्शन करेंगे, इसलिए कि एक्शन करने का आपके पास वक्त बहुत कम होता है। डेंगू का अगर कोई एक मरीज़ है उसको एक दिन में जितने मच्छर काटेंगे वो तमाम मच्छर जो है ना इन्फेक्टेड हो जाएंगे और पूरे मोहल्ले को जो है ना, घर को के दूसरे लोगों को भी और पूरे मोहल्ले को मुतासर करेंगे। ठीक है। तो ये साइकिल को रोकने के लिए ज़रूरी है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पर एक्शन 3, 4, 6 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। डजेंट मैटर कि अगर उसको आपने डेंगू सस्पेक्ट किया था, उसको डेंगू नहीं था, कोई और बुखार था, मलेरिया था या कोई और बुखार था, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि उस एक्शन लेने में आपके सिर्फ 500-700 रुपये का खर्चा होता है। लेकिन आप पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को बचा सकते हैं एक डेंगू की एपिडेमिक से उस एरिया में। ठीक है। इस बात का रियलाइजेशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप तशखीस जो है ना सिर्फ क्लिनिकल होनी चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, उन्होंने तशखीस का क्राइटेरिया बताया हुआ है। कॉल सेंटर के जो भी लोग हों उनको चाहिए कि उनको ट्रेन किया जाए, जब भी कोई शख्स सस्पेक्टेड केस हो उनको फ़ोन करे, वो 3, 4, 5 सवाल पूछ के उसको इस्टेब्लिश कर दें कि हाँ ये सस्पेक्टेड डेंगू का केस है, और फ़ौरन एक्शन लेने वाले इदारे को जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाए, जो कि 4 से 6 घंटे में वहाँ पहुँचकर एक्शन ले और तमाम मच्छरों को इरेडिकेट करे और लोगों को तैयार करे, गाइड करे। जिस शख्स को बुखार हुआ है उसको ट्रेन करे कि किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करें ताकि उनको और मच्छर काटने ना पाए। घर के बाकी लोगों को एजुकेट करें और वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर दें ताकि जितने मच्छर हैं वो ख़त्म किए जा सकें। डॉक्टर साहब, कुछ ईमेल्स आई हुई थी पिछले प्रोग्राम के हवाले से। जी जी। ये दीदा साहब हैं इस्लामाबाद से, और उन्होंने पूछा है कि अमूमन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार के लिए, तो वो जब इन्वेस्टिगेशंस के लिए टेस्ट लिखते हैं उससे पहले ही वो कुछ एंटीबायोटिक भी साथ में, चाहे वो पेनिसिलिन ग्रुप हो या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप हो या मुख्तलिफ ग्रुप्स उन्हें लिखे हुए हैं, वो खुद एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो डॉक्टर्स जो हैं अमूमन लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, और उसके बाद जब उसके 2-3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशंस आती हैं उसकी बेसिस पे वो दवाइयों में चेंज किया जाता है। तो अगर किसी को सस्पेक्टेड कोई वायरल इन्फेक्शन या डेंगू फीवर है तो क्या ये एंटीबायोटिक उसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देखें, आमतौर पर होता ही है कि अगर डॉक्टर जो है ना वो प्रॉपरली एग्जामिन मरीज़ को करते हैं तो उनको बाद दफ़ा ऐसी अलामात मिलती हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन है, डॉक्टर को नज़र आ जाता है। चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर को ये अंदाज़ा हो जाता है, एस्टिमेट हो जाता है क्लिनिकल साइंस के ऊपर कि क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस वक्त सस्पेक्ट कर रहे हो तो एंटीबायोटिक देना मुनासिब है। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है और हर बुखार में जो है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो या वायरल इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक ब्लाइंडली दे देना जो है
वो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर्स की जो तरबियत होती है उसमें आमतौर पर उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है कि बैक्टीरियल को वायरल इन्फेक्शन से या पैरासाइटिक इन्फेक्शन से कैसे अच्छा, differentiate मैं करना आपको बताऊँ एक बात, मैं इसमें आपको ऐड करूँ कि चलें डॉक्टर्स तो पहली बात मैं डॉक्टर से भी कहूँगा और ये सवाल भी मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा कि डॉक्टर से खुद जब तक ज़रूरत नहीं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो एक होता है सेल्फ मेडिकेशन, जी हमारे यहाँ आप यकीन कीजिए लोग एंटीबायोटिक्स का नाम उनको रटा हुआ है, सो कॉल्ड ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हैं, तो वो लोग जाके वो दवा पैरासीटामोल के साथ वो एंटीबायोटिक भी खुद ले लेते हैं। ये कितने हद तक ये बहुत ही ख़तरनाक है। बल्कि एक्चुअली जो हेल्थ केयर प्रोफेशन जो है ना, इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स या जो दूसरी मेडिसिन्स हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह, उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए अलाउड। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस ट्रेडिशन को, इस चीज़ को रेगुलेट करें। दुनिया के किसी भी सर कैसे रेगुलेट करें, मजीद आपसे आपकी गाइडलाइंस जानना चाहूँगा। नाज़रीन, बात हो रही है आज डेंगू फीवर के हवाले से, लेकिन वक्त का एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।